कि सबसे पहली बात कि जब हमारा देश, हमारा संविधान बन रहा था तो दो आर्टिकल्स दिए गए। आर्टिकल 25-26 जो राइट टू रिलीजन की बात करता है और आर्टिकल 44 जिसमें ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई थी। आज 60-70 साल से यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पे सुप्रीम कोर्ट 25 बार बोल चुका है कि इस देश में फ्रेमवर्क होना चाहिए। तो इस बात को कह के टाला गया कि ये आर्टिकल 25-26 का उल्लंघन होगा, जो कि बिल्कुल गलत है, जो सुप्रीम कोर्ट एक बार नहीं 10 बार बोल चुका। पहली बात क्यों? क्योंकि इसी को कहते हैं अपीजमेंट पॉलिटिक्स। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या सिर्फ हिंदुओं के लिए है या सिर्फ मुसलमानों के लिए है या सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए है? ये सबके लिए है। अब मुस्लिम मानते कैसे नहीं है? 35 लाख से ऊपर मुसलमान अमेरिका में रह रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड मानते हैं या नहीं मानते हैं? क्या उनकी कोई धार्मिक भावना बदल गई? लोग कह रहे हैं कि मस्जिद में शादियां नहीं हुई, क्यों नहीं होंगी भाई? कब्रिस्तान में दफनाए नहीं जाएंगे, क्यों? ये कौन सा लॉजिक हुआ? ये मुस्लिम यूनिफॉर्म सिविल कोड आज की तारीख में कोई प्रभावित होता है तो सबसे ज़्यादा हिंदू मान्यताएं प्रभावित होती हैं। हमने अपने हिंदू सिविल कोड में कितने चेंजेस किए? सती प्रथा हटाई, बाल विवाह हटाया, इसका विरोध हुआ या नहीं? समाज की कुरीतियों को आप हटाएंगे या नहीं हटाएंगे? ये सिर्फ मुस्लिम और हिंदू के चश्मे से मत देखिए। हम कहते हैं भारत के संविधान को कि हम समता मूलक समाज हैं। कैसे हम समता मूलक समाज रहेंगे अगर हमारे देश को गवर्न करने के लिए एक कॉमन गवर्नेंस सिस्टम नहीं रहेगा? यही बात तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। शाहबानो केस का बार बार इसमें एग्जाम्पल इसलिए दिया जाता है क्योंकि इसी लॉ को अवॉइड करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को पलटने के लिए मुस्लिम वुमेन एक्ट ले आए 1986 का। उसमें क्या था? ये आप तलाक दीजिए, सिर्फ 90 दिन तक गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। ठीक है भैया, मुसलमानों को वही पसंद है, ठीक है। मैं मुसलमानों के प्रोस्पेक्ट से इस यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं आज बात कर रहा हूं हिंदुओं के प्रोस्पेक्ट से। अगर आबादी का विश्लेषण करें तो 130 करोड़ में से लगभग 105 करोड़ की आबादी हिंदुओं की है। हमें चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए। आदिवासी, आज इनके सांसद हैं कांग्रेस के, कहे कि आदिवासियों और अल्पसंख्यकों का हक मारा जाएगा। अरे बिल कौन पेश कर रहा है? राजस्थान का सबसे बड़ा आदिवासी नेता बिल पेश कर रहा है, वो भूल गए। इस देश का संविधान का संरक्षक अभी कौन है? हमारी राष्ट्रपति, वो भी आदिवासी है। क्या हमें हिंदू कुरीतियों को अलग नहीं करना चाहिए देश में बहुसंख्यकों के बीच में? सिर्फ मुस्लिम पे क्यों कॉन्सेंट्रेट करना है? दूसरा चीज, यहां पे कोई शरिया के हिसाब से काम नहीं ना चलेगा। किस कंट्री में, इस पूरे विश्व में एक देश बता दीजिए भारत छोड़ के जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है? लोग अपने हिसाब से करते हैं। हमारे बगल में पाकिस्तान, बांग्लादेश, सऊदी अरब, हर जॉर्डन, फ्रांस, रोम, अमेरिका, हर जगह यूनिफॉर्म सिविल कोड है भाई। इट्स अ वे ऑफ लाइफ। आप आधुनिक बन ही नहीं सकते हैं, आप एक सिस्टम में आ ही नहीं सकते हैं अगर आपके देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं हो। आपका बराबरी का समाज हो ही नहीं सकता है। समता मूलक, बराबरी, सेकुलर कुछ नहीं हो सकता है जब तक जिन सरकारों ने यूसीसी लागू करने के लिए घोषणा की वो सब चुनाव से ठीक पहले की। इससे अंदाजा लगता है और शक होता है कि सिर्फ चुनावी मुद्दा बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और अब प्राइवेट मेंबर बिल पार्लियामेंट में पेश करवाया गया है 2022 के आखिर में, 2024 के ठीक चुनाव से ठीक पहले। अब अगले 1 साल इसका मुद्दा बनाया जाएगा, इसे भुनाया जाएगा पूरे देश में। एक मिनट भाई, मुद्दा बनने क्यों दे रहे हैं? आचार्य प्रमोद कृष्णन और हमारी बहन समाजवादी पार्टी की इसको मुद्दा बनने क्यों दे रहे हो भाई? इसको मुस्लिम के चश्मा से देख के आप तो बीजेपी के हाथ में खेल रहे हो। आप चले गए बीजेपी के पिच पे बैटिंग करने। किसने बोला आपको मुद्दा बनने? ये सबके लिए है ना। आप इसको सिर्फ मुसलमानों से क्यों जोड़ रहे हो? यही तो मैं कह रहा हूं कि चश्मा गलत है। और अगर ओपीएस आया तो अजय आलोक, उस चश्मे से देखिएगा। पेंशन स्कीम का हथियार बनाया विपक्ष ने, तब क्या होगा 2024 में? हिमाचल में चल गया पेंशन स्कीम, कई कांग्रेस सरकारें उसे लागू कर रही हैं। एक लाइन की बात है, करें, सरकार ही नहीं रहेगी। कितने दिन लागू कर लेंगे? कहां से देंगे? देश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए क्या वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट कहा है, क्या हर जगह की रिपोर्ट्स है कि ओल्ड पेंशन स्कीम कितनी यूजफुल है देश के लिए? देश की आर्थिक स्थिति को तोड़ के लॉलीपॉप रेवड़ी खिलाना खिलाते रहिए। लेकिन कितने दिन सरकार में रहिएगा? सरकार चलाने के लिए पैसे कहां से लाइएगा? आमदनी, अठन्नी, खर्चा, रुपया, ये सब चलने वाला नहीं। और हिमाचल का उदाहरण मत लीजिए, 0.91% वोट का अंतर था। और मैं बताऊं आपको, 4.5 लाख कर्मचारी हैं हिमाचल में, 56 लाख वोटर में, लगभग हर घर में एक सरकारी कर्मचारी है। तो आपको क्या मतलब है कि सारे सरकारी कर्मचारियों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया? तो ये लॉजिक नहीं है। इस देश का हर आदमी जो कमाता है, जो टैक्स पेयर है, हर सरकारी कर्मचारी टैक्स पेयर है बाय द मैटर ऑफ टीडीएस। ओके, सुमैया जवाब देंगे अजय आलोक का? तो टीडीएस, सुमैया राणा, हर सरकारी कर्मचारी टैक्स पेयर है। दिक्कत क्या